हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे द गुरुकुल क्लासेस में। और कक्षा 10 के बच्चों के लिए आ गई है दूसरी क्लास, अम्ल क्षार और लवण। ये आपके साइंस का दूसरा चैप्टर है, अम्ल क्षार और लवण, कक्षा 10 के बच्चों के लिए। तो इसमें आज हम इसके 1 शॉट जो आपका एग्जाम आ रहा है 2025 का, उसमें जितना इंपॉर्टेंट इससे आना है वो सब कुछ हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इस क्लास के बाद आपको कहीं इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी है सब इसी में खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अम्ल की चर्चा कर लें। तो अम्ल के बारे में अभी तक आपको ये पता होगा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन अम्ल की अगर आप वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाई करेंगे तो अम्ल जलीय विलयन में मतलब अगर पानी में अम्ल को घोला जाए तो ये सदैव H+ आयन देते हैं। H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जो H+ आयन का जलीय विलयन में त्याग कर दे वो अम्ल कहलाते हैं। तुम्हारा हो गया HCl, ये H+, ये Cl-, तो ये हो गया तुम्हारा अम्ल। अब ऐसे ही अगर क्षार की बात करें तो क्षार जलीय विलयन में OH- का त्याग करते हैं। जैसे ही जलीय विलयन बनाया जाएगा, मतलब जल अम्ल में मिलाया जाएगा, तो OH- या हाइड्रोक्सी आयन निकालता है, या ऐसे क्षार होते हैं। अब अम्ल और क्षार तीनों की परिभाषा के साथ देख लो। तीनों उदासीनीकरण क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। अम्ल और क्षार को आपस में अगर क्रिया करा दी जाए तो उदासीनी अपक्रियाकरण के द्वारा लवण का निर्माण होता है। अब इसके बाद सूचक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सूचक क्या होते हैं? ऐसी भौतिक या कृत्रिम और प्राकृतिक चीजें जिनसे हम अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं। अच्छा, ये अम्ल क्षार कैसे? कोई अपना रंग बदल के, कोई स्वाद बदल के, कोई सुगंध बदल के, है ना, ये होते हैं सूचक। हमको बताते हैं कि ये अम्ल है और ये क्षार है। जैसे तुम्हारे प्राकृतिक सूचक में ले लो लिटमस पेपर, लाइपेज, लिटमस पेपर सूचक की बात कर रहे हैं। सूचक लिटमस पेपर। इसके बाद तुम्हारा हल्दी, ये हो गया। हल्दी के बाद तुम्हारा मेथिल ऑरेंज, ये ऑरेंज रंग का होता है, मेथिल ऑरेंज। इसके बाद तुम्हारा फिनाप्थलीन, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लो क्या होता है। लिटमस पेपर जो होता है वो अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जो नीला लिटमस पेपर लाओगे उसको लाल कर देता है, और क्षार इसको लाल को नीला कर देता है। हल्दी जैसे ही क्षार के साथ मिलाई जाती है तो वो लाल रंग देती है। चूना के साथ मिलाने पर लाल रंग देती है कि नहीं हल्दी? रंग लाल या गहरा गुलाबी लाल रंग का हो जाता है। ये हो गए तुम्हारे सूचक। ये नीला, ये लाल कर देता है, इधर नीला। हल्दी क्षार के साथ जब क्रिया करती है तो लाल कलर की हो जाती है। ये हो गए तुम्हारे सूचक बच्चे। इसके बाद इससे पूछ लेता है बहुविकल्पी क्वेश्चन कि ये मिथाइल ऑरेंज या फिनाप्थलीन ऑरेंज अम्ल के साथ मिलाने पर या क्षार के मिलाने पर क्या होता है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि अम्ल धातु से क्रिया करके, अम्ल किससे किससे, पहली बात तो क्रिया करता है अम्ल क्षार, ये सब किससे क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो धातु से अगर अम्ल या क्षार की क्रिया करा दें, किसी भी धातु से यदि अम्ल या क्षार की क्रिया करा दें तो हमारा क्या बनेगा? धातु से अम्ल की क्रिया कराने पर हमेशा पहली बात तो धातु लवण बनता है। धातु उसी धातु का लवण बनेगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यही इसकी पहचान है। चाहे इससे कराओ चाहे इससे। एक उदाहरण भी देख लो। धातु हो गई तुम्हारी कॉपर, अम्ल हो गया तुम्हारा HCl, ये बनेगा CuCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस और ये 2HCl। ठीक ऐसे होता है। अच्छा,
अब धातु अगर क्रिया करा दें हम, धातु कार्बोनेटों से अम्ल की क्रिया, अम्ल या क्षार किसी की भी, धातु कार्बोनेटो, कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट ये लिख भी लेना, धातु कार्बोनेट। और इन सभी के हैंड रिटन नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। धातु कार्बोनेट की क्रिया अगर हम किसी अम्ल से करा दें या हम क्षार से करा दें तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले, उसके बाद पानी और धातु लवण, धातु लवण, अगर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा दें, धातु हाइड्रोजन कार्बो, इसका उदाहरण देख लो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया अगर हम करा दें HCl के साथ, HCl के साथ, ये इजी होता है इसलिए इसको समझ लो। क्या क्या बनता है, CO2, पहले ये देखो कैम टूटेगा, COO और O, ये समझ में आई बात, ऐसे जुड़ा है तो ये अलग हो जाएगा, इतना क्या बना लेगा CO2, और इसका O इसके साथ होकर के मिल करके बन जाएगा प्लस CaO, ये हो गया धातु लवण, और इसके साथ तुम्हारा निकल गया पानी H2O। CaCl2, इसका Cl और ये पानी हो गया, बस ये इसमें नहीं बनता है। अब हमने कहा था अगर ये धातु, ये समझ लेना कि अम्ल और क्षार अगर इनसे क्रिया करेगा तो बनेगा क्या, सीधे बहुविकल्पी में, या तुमसे कोई रिएक्शन लिखवा सकता है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब CaHCO3, इसकी क्रिया अगर होगी तो भी यही बनेगा, अम्ल से HCl से हो रही क्रिया तो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 हो गया। ठीक, अम्ल और क्षार अब अगर आपस में क्रिया करते हैं तो अभी हमने बताया उदासीनीकरण अब क्रिया प्रदर्शित करते हैं, जिससे अम्ल और क्षार अगर आपस में क्रिया करेंगे तो लवण का निर्माण होता है। अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो लवण बन जाएगा। जैसे तुम्हारा ये एक क्षार हो गया NaOH, इसकी क्रिया करा दें हम HCl से, ये अम्ल है, ये क्षार है, इसकी क्रिया करा दें तो बन जाएगा तुम्हारा NaCl, ये लवण बना, और प्लस HOH मिलाकर बन जाता है H2O। इसके बाद अगर धात्विक ऑक्साइड की क्रिया करा दें, धात्विक ऑक्साइड समझते हो, CaO, ये है धात्विक ऑक्साइड, अगर इसकी क्रिया अम्ल या क्षार से करा दें, मान लो हमने HCl से करा दी तो क्या होगा, CaCl2 अब प्लस और क्या बनेगा, H और O मिलकर क्या बनाते हैं, H2O, पानी। अब हम पढ़ेंगे इसमें pH मान के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, pH मान और pH स्केल। pH स्केल देखो क्या होती है, तो अम्ल की क्षारीयता या अम्लीयता ज्ञात करने या परीक्षण करने के लिए प्रयुक्त किया गया पैमाना क्या कहलाता है, pH स्केल कहलाता है। अच्छा, pH स्केल की परिभाषा होगी अब pH मान, तो हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक मान को क्या कहते हैं, pH मान कहते हैं। pH स्केल की परिभाषा हो गई कि अम्ल या क्षार के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाने वाला पैमाना क्या कहलाता है, pH स्केल कहलाता है। pH स्केल में कुछ तुम्हारे जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनको देख लो कि किनका किनका तुमको आना चाहिए। कुछ है, होते तो बहुत है, इनको तुमको पता होनी चाहिए, बहुविकल्पी में पूछ सकता है। जैसे तुम्हारा HCl है, वो भी 4% वाला शुद्ध, इसका pH मान 0 होता है। अगर तुम्हारा पेट का अम्ल है, पेट का अम्ल,
पेट में जो अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों होते हैं, पेट का अम्ल, इसका पीएच मान होता है 1, ये भी बहुत एसिटिक होता है। अच्छा, जो तुम्हारा नींबू का रस होता है, नींबू का रस और नींबू पानी अलग अलग है। नींबू के पानी वो क्षारीय हो जाता है, भास्मिक, और नींबू का रस ये तुम्हारा होता है लगभग 2 के करीब। और जो दूध होता है, दूध खट्टा दूध होता है, दही, लेकिन केवल जो दूध होता है ये भी अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 5 होता है। जो तुम्हारा लार होती है, लार, लार तुम्हारी 6.8। जो तुम्हारा सोडा होता है, सोडा देखो, सोडा होता है तुम्हारा अम्लीय, सोडा, सोडा का होता है 4। नींबू पानी, अभी वो नींबू था, ये नींबू पानी देखो, इसका होता है 12, मतलब ये भास्मिक प्रकृति का होता है। ऐसे तुमको ये कुछ याद रखने हैं। जैसे तुम्हारा एक 7.4 तुम्हारे ब्लड का होता है, ब्लड का, मानव रक्त 7.4। तो ऐसे कुछ तुम्हारे पीएच वैल्यू हैं जो तुमको याद रखनी है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि कौन से यौगिकों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, ये भी तुम्हारे बहुविकल्पी में बहुत पूछता है। तो ये लिख लिया सबने, इसको लिख लो। अब हम पढ़ेंगे कि कौन से यौगिकों में या किन जीवों में, किनके डंक में क्या क्या होता है। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा पढ़ लो क्योंकि बहुविकल्पी में पूछता है। इस समय एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। इसके बाद देखो, सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक, एसिटिक अम्ल। अच्छा, नींबू और संतरे में, नींबू संतरा, इनमें दोनों में सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक। तुम्हारा इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, इमली, टार्टरिक अम्ल, टार्टरी सुने हो, टार्टरी जो मिलाई जाती है भोजन को खट्टा करने के लिए। संतरा में सिट्रिक, इमली में टार्टरिक। और चींटी, चींटी के डंक में होता है मैथेनोइक अम्ल। ये हो गया। तो ऐसे कुछ चीजें तुमको याद रखनी है। चींटी के अंक में डंक, और एक ही होता है तुम्हारा मेमल, इसके डंक में भी यही मेथेन आयन होता है। और तो ऐसे तुमको ये 2-4 याद रखने, इसी से पूछ सकता है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे लवण परिवार। क्या पढ़ेंगे, लवण परिवार। तो लवण परिवार में सबसे पहले हम देखेंगे तीन के बारे में पढ़ना है। और तुमसे इसमें पूछेगा कैसे, पूरा डिटेल से नहीं पूछेगा, पूछेगा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, धामन सोडा, और तुम्हारा पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, कैल्शियम हाइपो ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये होता है तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, चूने के पानी में CaOH का होल ट्वाइस में अगर हम क्लोरीन गैस बहा दें तो हमारा CaOCl2 प्राप्त हो जाता है। ये हो गई बनाने की विधि। अच्छा, इसका उपयोग देख लो और इसके रासायनिक गुण। तो इसके उपयोग पहले देखो, उपयोग करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में, पॉलिश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं कपड़ों की साफ सफाई, अपमार्जक के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है ना। हाँ, इसके बाद हम खाने का सोडा पढ़ेंगे, NaHCO3,
और ये होता है Na2CO3.10H2O। POP तुम्हारा होता है कैल्शियम CaSO4 डॉट ये। तो इनके बारे में आपको इनकी बनाने की विधियाँ के बाद इनके उपयोग और प्रयोग पढ़ लेने हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये इसको कैसे बनाया जाता है और इसका रासायनिक समीकरण ये तुमको पता होना चाहिए। तो ये 4 तुम्हारे लवण परिवार हैं। इसी से बहुविकल्पी या कभी कभी लॉन्ग में भी उत्तर पूछ लेता है, सचित्र वर्णन पूछने लगे ब्लीचिंग पाउडर का। तो ये हो गया तुम्हारा आज का चैप्टर लवण परिवार, आम्ल, क्षार और लवण। इनके सबके बस तुमको अणु सूत्र और इनके रासायनिक गुण छोड़ो, इनके तुमको उपयोग और भौतिक गुण पता होना चाहिए। ये क्रिस्टलन होता है, क्रिस्टलीय, कौन सा, ये है ना। इसको तुम लोग उपयोग कहाँ करते हो, उपमार्जक के रूप में, कपड़ों की साफ सफाई करने के रूप में, और चाहे जहाँ की साफ सफाई हो इसको अपमार्जक के रूप में प्रयोग करते हैं। धावन सोडा खाने का सोडा, वो बनाने में तुम्हारा केक वगैरह बनाने में, है ना, फ्लफी जो चीज़ें तुम, अरे सोडा कहाँ डालते हो, जिनको तुमको स्पंजी बनाना है उनमें सब में सोडा का प्रयोग होता है। इसके बाद आ जाओ पीओपी का प्रयोग। पीओपी का प्रयोग होता है सजावट, साज मज्जा की चीज़ें बनाने में, और तुम्हारे घर की रंगाई पुताई में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, पुट्टी जिसको कहते हो। इसके बाद डिजाइन, तस्वीरें बनाने में इसका काम होता है। मूर्ति बनाने में पीओपी का कार्य होता है। अग्निशामक के रूप में भी कैल्शियम इसका पीओपी का प्रयोग होता है। ये हो गया तुम्हारा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा, जो इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया है। इसके बाद जो तीसरा चैप्टर है इसका, उसकी क्लास अगले दिन आएगी। और जो इसके पहले वाला चैप्टर था जिसने 20 मिनट 10 मिनट में आपकी पूरा एक चैप्टर रिवीजन हो रहा है, और जो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबसे लास्ट में मैराथन के रूप में पूरी साइंस में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं एक दिन कराऊंगा। उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, और इससे आपको रिवीजन करके जाना है। और पहली क्लास जो हमारी हुई थी उसको बच्चे ज़रूर पढ़ ले, रासायनिक अपक्रिया एवं संतुलित समीकरण। तो आज की क्लास के लिए बच्चों धन्यवाद। कल हमारी क्लास में जुड़ जाइएगा दोबारा, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए,